नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के पश्चात वर्ण और वर्णमाला दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसमें हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे। एक है वर्ण और दूसरा है वर्णमाला। तो वर्णमाला वास्तविक रूप से दोस्तों होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। इसे ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सिर्फ वर्णों का समूह नहीं होता, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। क्लियर? इसके अलावा देखिए, वर्ण को ही हम अक्षर या ध्वनि कहते हैं। वर्ण जो है लिखित रूप में होता है और ध्वनि जो है ये मौखिक रूप में होता है। इसके अलावा दोस्तों, अक्षर, वर्ण को अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है, अ धन क्षर। अ जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है तो आप देखे होंगे हमेशा वह एक नकारात्मक अर्थ को ही देता है। और क्षर का अर्थ होता है क्षरण। क्षर का अर्थ होता है क्षरण। तो जिनका क्षरण नहीं होता, या क्षरण कहने का मतलब विभक्त, जिनको हम और विभक्त नहीं कर सकते, उसे ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर अक्षर रहेगा, कहीं कहीं पर वर्ण रहेगा, कहीं कहीं पर ध्वनि रहेगा। तीनों के कहने का मतलब एक ही है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता। इन्हीं वर्णों को लिखने की जो विधि होती है उसे ही दोस्तों हम लिपि कहते हैं। इन्हीं वर्णों को, ठीक है, लिखने की जो विधि होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने की जो लिपि है, लिखने की जो विधि है, या हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है दोस्तों। इस बात को भी याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52 है। लेकिन इसमें सिर्फ स्वर और व्यंजन वर्ण ही शामिल नहीं है, कुछ अन्य वर्ण भी शामिल हैं। अगर इन 52 वर्णों में हम बात करें कि कुल कितने स्वर वर्ण हैं, तो सिर्फ 11 हैं। और कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो 33 हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, कुल वर्ण माला में 11 जो है स्वर और 33 जो है ये व्यंजन वर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्ण को ही साधारण वर्ण भी कहते हैं। साधारण वर्ण भी कहते हैं। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न आए कि हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, तो गलती से भी आपको 52 नहीं करना है दोस्तों। कितनी है? 44 ही करना है, 44। ठीक है। तो मूल वर्ण कितने हो गए? मूल वर्ण हो गए कितने? 44। ठीक है। तो और क्या क्या वर्ण है दोस्तों जिसको जोड़कर हम 52 बनाएंगे? ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, 4 जो हैं ये जो है संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। जिसमें एक आता है क्ष, एक आता है त्र, एक आता है श्र और एक आता है ज्ञ। इन 4 वर्णों को याद रखिएगा
क्या कहा जाता है? तो संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में और मैं बताऊंगा कि क्यों संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा दो जो वर्ण हैं इसे कहा जाता है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50। इसके अलावा दो जो वर्ण हैं इसे द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है, द्विगुण वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या है 2। ठीक, तो ये अब कुल कितने हो गए? 52 वर्ण। कितने हो गए? 52 वर्ण। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अम और अह। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और 2 वर्ण हैं ड़ और ढ। इन दोनों वर्णों को कहा जाता है द्विगुण वर्ण। क्या कहा जाता है? द्विगुण वर्ण। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या टोटल हो गई कितनी? 52। इसके अलावा दूसरे देशों की भाषाओं का प्रभाव भी हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। जैसे हम कई शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे एक शब्द है डॉक्टर, एक शब्द है ज़रा। इस प्रकार के शब्द, डॉक्टर एक विदेशज शब्द है, अंग्रेजी शब्द है कहा जाए तो, और ज़रा एक फारसी या अरबी शब्द है जिसमें ज के नीचे एक बिंदु लगाई जाती है। तो इनका प्रभाव भी हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी कुछ कुछ मात्राओं का या वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या क्या वर्ण आते हैं तो ऐसे तो आपको और वर्ण मिलेंगे, लेकिन बाई NCERT जब भी आंसर आयोग लेता है तो NCERT का बुक इसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT 4 और वर्ण शामिल किए जाते हैं, एक ख, एक ज, एक फ और एक औ। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 और वर्ण शामिल करके कुल वर्ण हो जाते हैं कितने? 56। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? तो मानक वर्णों की संख्या मिलाकर हो जाते हैं कितने? 56। तो यहाँ पर संख्या से आधारित प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि मूल वर्णों की संख्या 44 है। ओके, अयोगवाह संख्या, अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 है, संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है, द्विगुण वर्ण की संख्या 2 है, और इसके अलावा मानक वर्णों की संख्या 56 है। याद जरूर रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला, उच्चारण या प्रयोग के आधार पर, क्योंकि वर्णों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो उच्चारण और दूसरा है प्रयोग, दूसरा है क्या? प्रयोग। ठीक है, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। इन्हीं दोनों के मेल से ही वर्णमाला का निर्माण होता है सही मायने में। ठीक, लेकिन एक व्यवस्था भी शामिल होती है। क्या? एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर स्वर वर्ण पहले आते हैं और व्यंजन वर्ण बाद में आते हैं। इसीलिए वर्णमाला सिर्फ वर्णों का समूह नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। ठीक, तब ही उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए अब इसी को आगे हम देखते चलते हैं कि पहला जो आता है स्वर वर्ण। ठीक है, और इसी स्वर वर्ण को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं क्या? स्वतंत्र वर्ण।
क्या कहते हैं? स्वतंत्र वर्ण। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती या जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से वर्ण अबाध गति से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अबाध गति के शब्द को याद रखिएगा। कौन से वर्ण अबाध गति से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब बिना बाधा के उच्चारित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए ये वर्ण इसीलिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब किसी अन्य वर्ण के साथ इनको नहीं लिखा जाता, नहीं उच्चारण किया जाता है, किसी अन्य वर्ण की जिम्मेदारी भी नहीं होती। इन्हीं कारण से ये क्या वर्ण रहते हैं बोलेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वर्ण रहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इस इमेज में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ अ से चालू होता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। यही जो टोटल 11 वर्ण है दोस्तों, यही 11 वर्ण ही क्या है? स्वर वर्ण है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ पर सभी वर्णों की बड़ी मात्राएं आपको देखने को मिली। जैसे अ की बड़ी मात्रा आ है, ई की बड़ी मात्रा ई है, उ की बड़ी मात्रा उ है, लेकिन री की बड़ी मात्रा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से ये चीज़ याद रखिएगा, यह संस्कृत का वर्ण है। यह क्या है? संस्कृत का वर्ण है। ठीक है दोस्तों, और संस्कृत में मान के चलिएगा इस वर्ण की बड़ी मात्रा भी होती है, जो आपने देखा होगा ये इस प्रकार से लिखा जाता है, री की बड़ी मात्रा। संस्कृत वर्णमाला वास्तविक रूप से संस्कृत व्याकरण जो है बाकी भाषाओं के व्याकरण की जननी है। और यहाँ पर एक मात्रा और आपको देखने को मिलेगी संस्कृत में, ये मात्रा। ठीक है, तो संस्कृत में अगर हम बात करें तो कुल स्वरों की संख्या 13 है, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानने में मज़ा आएगा कि इसका उच्चारण भी हम व्यंजन वर्ण के माध्यम से करते हैं। इसीलिए अगर उच्चारण की दृष्टि से कहा जाए तो री जो है स्वर वर्ण नहीं है, ओके। लेकिन लेखन की दृष्टि से कहा जाए तो री स्वर वर्ण है। इस बात को आपको विशेष तौर पर याद में रखना है। इसके अलावा अम और अह, ये जो दो वर्ण हैं, इसे कहा जाता है अयोग वाह, क्योंकि अयोग और वाह, अयोग और वाह दो शब्दों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। अयोग मतलब बिना योग के, और वाह कहने का मतलब अर्थ वहन करना। कहने का मतलब इनको न तो स्वरों के साथ शामिल किया गया है, न व्यंजनों के साथ शामिल किया गया है, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है, ओके। और इसे ही स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, दूसरा नाम है स्वर मिश्रित व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण स्वर और व्यंजन दोनों के योग से होता है। अम अगर हम कहें तो अ और म, जहाँ पर अ एक स्वर है और म क्या है? व्यंजन है। और इसी प्रकार से अगर अह की बात करें तो अ और ह इन दोनों के मेल से बना है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? इन वर्णों को स्वर मिश्रित व्यंजन। और इसके अलावा इसे ही कहा जाता है नपुंसक वर्ण। अगर कभी परीक्षा में यह प्रश्न आए कि इनमें से कौन सा नपुंसक वर्ण है, तो याद रखिएगा अम और आहा
दो वर्ण क्या हैं, नपुंसक वर्ण हैं। ये दोनों जो है स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन वर्णों को नपुंसक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो ये जो अम है इसे कहा जाता है अयोगवाह, इसे कहा जाता है अनुस्वार, इसे कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार जिसकी मात्रा होती है इसको कहा जाता है शिरोरेख और इसको कहा जाता है चंद्रबिंदु। ठीक, और इसीलिए इसका नाम है क्या, अनुस्वार। अनुस्वार कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक के माध्यम से बाहर निकले, उन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार वर्णों की संख्या कितनी है कहेंगे तो सिर्फ एक, और ये है कौन सी, अम की मात्रा। इसके अलावा एक है अह, इसे कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग। विसर्ग संधि में इसका बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि जब इन विसर्गों का मेल किसी स्वर से या व्यंजन से होता है तब यह कहीं कहीं पर अन्य मात्राओं में इसका परिवर्तन हो जाता है, या कहीं कहीं पर यह अन्य वर्ण में भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें कि एक है आपका अंतः धनगत बराबर हो जाता है अंतर्गत, मना धन योग बराबर हो जाता है मनोयोग। तो इन दोनों शब्दों में आपको यह देखने को मिलेगा कि एक जगह विसर्ग जो है र में और एक जगह विसर्ग जो है ओ में, ओ मात्रा में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा विसर्ग के बारे में एक बात और आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि विसर्ग का जो प्रयोग है ये किसी वर्ण के बाद ही होता है, किसी भी वर्ण के पहले नहीं होता। दोस्तों याद रखिएगा, ये विशेष पहचान है विसर्ग की। ओके, तो अयोगवाह में दो वर्ण आते हैं, अम और अह। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको याद में रखनी है। जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हिंदी वर्णमाला में के उच्चारण काल को ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो एक चीज़ और आपको याद में रखना है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण हैं, लेकिन मात्रा कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी है, सिर्फ 10। कितनी है, 10। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। तो एक वर्ण कहाँ गया, तो अ एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण काल शून्य होता है। उच्चारण काल क्या होता है, शून्य होता है, मतलब उच्चारण में इसमें जो है समय नहीं लगता, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है कहेंगे तो 10 है। इस बात को आपको याद में रखना है। इसके अलावा देखिए अ जो है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, न ही इसका कोई उच्चारण काल होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उदासीन वर्ण कहा जाता है दोस्तों। तो एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, जो मिसलेनियस है, ये सारी चीज़ें आपको बुक वगैरह में, एक बुक में तो मिलेगी किसी न किसी बुक में, लेकिन एक बुक में मिलने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो उदासीन वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण काल क्या होता है, शून्य होता है। इसके अलावा
यह जो अ वर्ण है यह सभी व्यंजन वर्णों में बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब स्वतः यह जो है जुड़ा होता है। जैसे हम कहेंगे क, तो क को अगर आप और विभक्त करेंगे तो आधा क और अ आता है, आधा क और अ आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो अ है ये स्वतः जो है व्यंजन वर्णों में शामिल होता है, इसीलिए इस अ को शहीद वर्ण भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो अ के बारे में दो चीज़ें आपको याद में रखना है। पहला, अ की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा, अ को शहीद वर्ण और उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा देखिए, जब हम इस अ को, ठीक है, इन वर्णों से हटा देते हैं तो एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। और ये जो है किसी वर्ण के नीची ओर जो है एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातों को आपको याद में रखना है। ये स्वर वर्ण के बारे में है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, जो जिसको हम अनुस्वार कहें, ठीक है, इसको अंग की मात्रा के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, जब हम व्यंजन वर्ण में पढ़ते हैं तब यहीं पर एक और चीज़ आता है जिसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो अनुनासिक वर्ण में अर्धचंद्राकार बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ चंद्र बिंदु का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में अंतर है, आपको याद में रखना है, बाकी और आगे मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है आगे हम देखेंगे कि स्वर वर्ण को भी अलग अलग भागों में उनकी विशेषताओं के कारण विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण के भेद में पहला जो है आपका उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा जीभ की अवस्था के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर और पांचवा अनुनासिकता के आधार पर। ये 5 अलग अलग, ठीक है, भेद है स्वर वर्णों के। तो इसी के बारे में अब विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। चलिए।